गुड आफ्टरनून क्लास। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग हमारे सेशन को आगे लेकर चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग जो है पोषक तत्व पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में आप लोग देखोगे टेक्निकल एरर के कारण थोड़ी सी हमारी क्लास जो है वो डिस्टर्ब हुई थी, जहां पर कुछ ग्लिच आया था। लास्ट में आप लोग देखोगे थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी। तो उसी क्लास को समराइज करते हैं, उसके बाद हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग देखोगे लास्ट सेशन में जो हम लोग पढ़ रहे थे बी कॉम्प्लेक्स, और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आप लोगों से कहा था B1 से लगाकर B12 तक इसके अंदर विटामिन होते हैं। कौन कौन से नहीं होते? B4, B8, B10, B11, ये विटामिन इसके अंदर नहीं होते हैं, जो मैंने आप लोगों से यहां पर बताया। अगर बात करें सोर्स की, तो यहां पर बी कॉम्प्लेक्स के सोर्स आप लोग ध्यान देना। बी कॉम्प्लेक्स का सोर्स एक तो होगा अनाज, ग्रेन होगा। दूसरा आप लोग देखो अंकुरित अनाज, उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट, उसके बाद मछली। तो ये सारे सोर्सेस हैं जो हमें कहां से मिलते हैं। तो इनमें आप लोग देखो हमें बी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। वहीं आप लोग बात करें तो मैंने आपसे यहां पर कहा कि भाई इसका कार्य क्या है हमारे शरीर में। अगर आप लोग यहां पर देखोगे बी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है, तो बी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन मैंने आपको बताया मस्तिष्क का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। उसके बाद मैंने आपको बताया बालों पर नियंत्रण, उसके बाद स्किन, टंग, ओस्ट, इन सब पर भी नियंत्रण किसका है? बी कॉम्प्लेक्स का। और ये को एंजाइम की तरह कार्य करता है। को एंजाइम अगर आप लोग देखोगे ना, तो मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं, को एंजाइम का मतलब होता है, आप लोग देखोगे कि सर ये एंजाइम को एक्टिव करता है। एंजाइम का मतलब एंजाइम हमारे शरीर के अंदर अभिक्रिया को तेज करते हैं। जैसे अपन ने विटामिन के पढ़ा था, जो अभिक्रिया को क्या करता है? तेज करता है। तो ऐसे ही आप लोग देखो कि ये को एंजाइम जो है एंजाइम को एक्टिव करने का काम करते हैं। फिर बी कॉम्प्लेक्स से ब्लड का भी निर्माण होता है। और भी आप लोग देखो कि सारी की सारी चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे। अब जैसे यहां से आगे बढ़े तो हमने कुछ क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व किए। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में हम सीधा गए कौन से विटामिन पर? तो हमने यहां पर पढ़ना शुरू किया था कल की क्लास में B1। और B1 के बारे में अगर मैं बात करूं तो B1 के बारे में मैंने आपको यह बताया कि भाई B1 का नाम है थाइमिन। तो आप लोग याद रखना, B1 का नाम है थाइमिन, और थाई का अर्थ होता है सल्फर। तो थाई का अर्थ क्या होता है? सल्फर होता है। और अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि ये सल्फर कंटेनिंग विटामिन है, मतलब इसके अंदर आप लोग देखो सल्फर होता है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा विटामिन जिसमें सल्फर होता है, तो वो है थाइमिन। याद रखना आप लोग। अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताने का कोशिश करूं तो B1 अगर हमारे शरीर के अंदर कम हो जाए, और जब B1 अगर कम हो जाए तो उससे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम होने से खून की कमी हो जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है। और ऊर्जा जब कम होती है तो मसल मोशन कम होता है, मांसपेशियों में गति नहीं होती। और जब मांसपेशियों में आप लोग देखोगे गति नहीं होती, तो हृदय में गति नहीं होती, और हृदय में गति नहीं होती है तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये हमने देखा। और हार्ट अटैक को हम बोलते हैं बेरी बेरी। तो बेरी बेरी बचपन से पढ़ा है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि बेरी बेरी में होता क्या है। जैसे स्कर्वी हमने बचपन से पढ़ा है कि भाई विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, लेकिन स्कर्वी का मतलब घाव नहीं भरना। जब कोई चोट लगे तो घाव नहीं भरते हैं, उसे हम लोग स्कर्वी कहते हैं। ठीक है भाई। दूसरी चीज अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो दूसरा मैंने आप लोगों को यहां पर एक चीज ये बताई कि भाई B1 की कमी से जो समस्या है उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक। ये आप लोग याद रखना। ठीक है। अब आप लोग यहां पर देखो, अगर हम जैसे यहां से आगे बढ़ते हैं तो आप लोग यहां पर देखोगे B1 अगर कम हो जाए तो डाइजेशन कम हो जाता है। डाइजेशन कम होता है तो भूख कम लगती है। और जब भूख कम लगती है तो आप लोग यहां पर देखोगे कि हमारा वेट कम होने लगता है। वेट कम होने लगता है, उसी को बोलते हैं एनोरेक्सिया। तो B1 की कमी से दो बीमारी, एक बेरी बेरी, दूसरा एनीरेक्सिया, एनारेक्सिया। बेरी बेरी में हार्ट अटैक की समस्या, एनारेक्सिया में वजन घटता है, तेजी से वजन जो है हमारा क्या करता है? गिरता है। तो ये आप लोग यहां पर याद रखना। अब हम लोग यहां से आगे बढ़े, और आगे बढ़कर अब हम लोग यहां पर विटामिन किसकी बात करेंगे? सर विटामिन B1 के बाद में अगला जो विटामिन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अगला जो हमारा विटामिन है उसका नाम है B2। तो B2 की बात करते हैं। तो जरा मुझे कमेंट में, तुम सारे के सारे लोग कमेंट में ये बताओ कि भाई B2 का रासायनिक नाम क्या होगा। सारे के सारे कमेंट में बताओ B2 का रासायनिक नाम क्या होगा। भाई बताओ। तो अगर आप लोग यहां पर देखो B2 का रासायनिक नाम, जब तक मैं बताता हूं भाई B2 जो है जल घुलनशील है, वैसे आप सभी लोग जानते हैं कि ये विटामिन सर जो है जल घुलनशील होगा, वाटर सोल्यूबल होगा, क्योंकि बी है। बी सारे के सारे जो बी कॉम्प्लेक्स हैं वो अगर आप लोग देखोगे वो सर क्या होंगे? तो वो जल घुलनशील विटामिन होंगे। जल घुलनशील विटामिन होंगे। नाम आपने बताना शुरू किया बहुत ही शानदार तरीके से। आप लोगों ने कहा कि सर इसका जो विटामिन है वो आप लोग देखो राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन हम लोगों ने यहां पर कहा कि ये किसका नाम है? विटामिन B2 का।
अब B2 का काम आप लोग समझना, B2 का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर जो विटामिन B2 है इसका काम क्या है। तो इसके से दो प्रश्न बड़े अच्छे पूछे जाते हैं, मैं आपको बताता हूं। जो आप लोग देखोगे ये जो विटामिन B2 है ना, इसी के कारण अगर आप लोग देखोगे काऊ का जो मिल्क है, काउस मिल्क, हिंदी में हम लोग कहेंगे गाय का दूध। और अगर गाय के दूध की अगर हम लोग बात करें तो काऊ का जो मिल्क है अगर आप लोग देखोगे वो आप सभी लोगों ने देखा होगा हल्का सा पीला होता है, हल्का सा उसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। और येलो कलर होने के पीछे दो कारण है। पहला कारण अगर मैं आपको बताऊं तो पहला कारण तो हो गया एक विटामिन, पहला कारण तो हो गया एक विटामिन। और विटामिन अगर या विटामिन अगर आप लोग देखोगे वो कौन सा होगा, B2 होगा। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट, पिगमेंट को हिंदी में हम लोग लवक कहते हैं, ठीक है। पिगमेंट लवक की अगर हम लोग बात करें तो आप यहां पर एक चीज देखना, पिगमेंट जो है वो क्या है, पिगमेंट अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो वो होगा हमारा बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। तो आप लोग यहां पर एक बात याद रखना, जो गाय का दूध है ना, वो अगर आपसे पूछा जाए कि गाय का दूध पीला किसके कारण होता है, गाय का दूध अगर आप लोग यहां पर देखोगे पीला किसके कारण होता है, तो उसके पीछे जो हमारा आंसर होगा, पहले तो आप लोग एक बात याद रखना, हल्का सा येलो होता है। और येलो होने का जो कारण है वो कारण आप लोग यहां पर देखोगे विटामिन है। और विटामिन कौन सा है, B2। तो ये आप लोग एक बात याद रखना। दूसरा आप लोग यहां पर एक चीज याद रखना, ये एक पिगमेंट के कारण जो है इसका कलर येलो होता है, और वो कौन सा है, बीटा कैरोटीन। दोनों बातें याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कहूं ना कि आप लोग मुझसे पूछो कि भाई सर हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, विटामिन पढ़ा हम लोगों ने, प्रोटीन हम लोग पढ़ेंगे आगे, उसके बाद खनिज, पानी, सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं सर। तो हमें ये बताओ सबसे अच्छा न्यूट्रिएंट कौन सा होता है, सबसे अच्छा जो पोषक तत्व है वो कौन सा होता है। तो मैं आपसे कहूंगा काऊ का मिल्क। काऊ का मिल्क जो है ना वो बहुत अच्छा होता है। हम लोग जो है हमारे देश में अगर आप लोग देखोगे ना तो हम जो है भैंस के दूध को प्रेफरेंस करते हैं। लेकिन अगर आप फॉरेन वगैरह चले जाते हैं, इधर जो है कि आप लोग वेस्टर्न कंट्री में आप जाते हैं, तो वहां पर वो सारे लोग प्रेफरेंस को देते हैं काऊ मिल्क को। क्योंकि काऊ मिल्क जो है ना वो बहुत अच्छा सोर्स है सभी चीज़ों का। उसके अंदर विटामिन है, मिनरल है, प्रोटीन है, फिर आप लोग देखोगे कि उसके अंदर खनिज है, सारी चीजें उसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट है, सारी चीजें हैं। जब आप लोग देखोगे कई बार जो बच्चा जो है, छोटा सा जो बच्चा होता है, उसको भी हम लोग काऊ का मिल्क देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके आप लोग देखो उसके शरीर में अच्छे से न्यूट्रिशन जाए, तो काऊ मिल्क देते हैं, जिससे उसकी बॉडी का डेवलपमेंट बढ़िया से होता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को यहां पर बोला। हाँ, तो याद रखना काऊ का मिल्क जो है वो बढ़िया आप लोग देखोगे कि अच्छा सोर्स होता है किसका, न्यूट्रिएंट का। तो ये हमने यहां पर देखा। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमने विटामिन B2 देखा, राइबोफ्लेविन जल में घुलनशील है, जो है कि यहां पर हमने ये देख लिया कि ये क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई B2 कम हो जाए बॉडी के अंदर तो सिम्टम्स क्या होंगे, मतलब क्या ऐसे सिम्टम्स जो है वो हमें दिखाई देंगे जब हमारी बॉडी के अंदर B2 कम हो जाए। तो B2 जब कम हो जाए ना तो हमारे शरीर में आप लोग देखोगे गले में सूजन आएगी। सिम्टम्स देखते हैं अगर B2 कम हो जाए, B2 विटामिन जो है अगर कम हो जाए तो सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स हिंदी में हम लोग कहेंगे लक्षण। लक्षण अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो सबसे पहला सिम्टम्स तो आपको मिलेगा कि भाई स्वेलिंग ऑफ नेक, गले में सूजन, गले में सूजन अगर आती है, गले में सूजन आती है, या फिर आप लोग देखो गले में खराश होती है, तो जो खराश होती है वो होती है, सूजन होती है, तो उसमें आप लोग देखोगे कि वो जो सिम्टम्स है वो किसके हैं कि B2 हमारी बॉडी के अंदर कम हो चुका है। दूसरा आंख आना, जो हमारी आंख आना जिसे हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो आंख आना इसको हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, 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 आंख आना। तो ये भी आप लोग देखो सिम्टम्स किसके हैं, B2 के। अगर B2 कम हो गए तो ये समस्या अपने को देखने को मिल सकती है। ठीक है, हाँ हाँ, बकरी का दूध भी अच्छा होता है, लेकिन काऊ का मिल्क जो है वो आप लोग देखो इजीली अवेलेबल होता है, इसीलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, भैंस के दूध में भी होते हैं, लेकिन ज्यादा जो न्यूट्रिएंट, ज्यादा जो पोषक तत्व होते हैं वो किसमें होते हैं, काऊ के मिल्क में। तो भैंस के दूध में भी न्यूट्रिएंट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होते, होते हैं, लेकिन काऊ में ज्यादा। अब अगर आप लोग देखोगे कि सर यहां पर अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं आंख हमारी जो है वो कैसे आती है, तो अगर आप लोग देखोगे ये है मान लो हमारी आंख, और इस आंख में आप लोग देखोगे कि सर इस आंख में अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी आंख जो है वो लाल लाल हो जाती है एकदम।
अचानक से कई बार हमारी जो आंख है वो आप लोग देखोगे कैसी हो जाती है, लाल लाल होने लगती है। तो कई बार हमारी आंख जो है वो आप लोग देखोगे लाल होने लगती है, ठीक है। कई बार इस तरीके से हमारी जो आंख है वो पूरी कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। तो आप लोग यहां पर देखोगे हमारी जो आंख है वो कई बार ऐसी लाल हो जाती है। और ये लाल होने के पीछे कारण क्या है, कई बार जो है B2 कम हो जाता है ना, तो भी हमारी आंख जो है वो आने लगती है। और इसके बीच में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको आपकी जो है वो आइरिस देखने को मिलेगी, और इस तरीके से हमारी आंख जो है वो कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। अब ये कैसे होती है इसको हम लोग समझिए। जो हमारी जो आंख है ना, इसका जो आप लोग देखोगे, जो अगर आप लोग देखोगे काऊ काऊ और गोट में ज्यादा अच्छा जो है वो काऊ का है, अवेलेबल भी होता है आसानी से और सारी चीजें उसके अंदर मिल जाती है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूं तो आप सारी बात ध्यान से सुनना। जो हमारी आंख का जो सफेद सफेद वाला पार्ट होता है ना, व्हाइट वाला पार्ट, इसको कभी ध्यान से आप कांच में खड़े होकर देखना। जब इसको आप ध्यान से कांच में खड़े होकर देखोगे ना, तो आपको ये दिखेगा इसके अंदर छोटी छोटी रुधिर वाहिनियां हैं, छोटी छोटी सी ब्लड वेजल है, रुधिर वाहिनियां हैं। और जब ये छोटी छोटी सी रुधिर वाहिनियां टूट जाती हैं, ये जब टूट जाती, क्रैक हो जाती है, तो इनसे ब्लीडिंग हो जाती है। और आंख में आप लोग देखो कि जो ब्लड है वो चारों तरफ इस तरीके से फैल जाता है, और हमारी आंख जो है वो कैसी दिखाई थी, लाल लाल। अगर मैं आपसे यहाँ पर एक और बात कहूँ, ऐसे आप लोग देखो गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो गर्मी के दिनों में मई जून में क्या होता है, हमारी नाक से खून आने लगता है। तो उसमें भी क्या होता है, गर्मी के दिनों में आंखें भी लाल हो जाती है, गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी से। तो गर्मी के दिनों में भी ये होता है कि हमारे पूरे शरीर में आंखों से भी पतली जो रुधिर वाहिनियां है, वो अगर आप लोग देखोगे कहां पर होती है, हमारी नाक में पतली पतली रुधिर वाहिनियां होती है। और गर्मी के दिनों में टेम्परेचर ज्यादा होने से खून पतला हो जाता है, और खून पतला होता है तो उसके बहाव तेज होने के कारण ये जो नाक की हमारी जो आर्टरी और वेन्स है, शिरा और धमनियां है, ये टूट जाती है। और टूटने के कारण आप लोग देखोगे यहां से ब्लीडिंग हो जाती है। तो गर्मी के दिनों में भी आप लोग देखो नाक से क्या आता है, जो है भैया, जो जो देखोगे भैया खून आता है। तो ये आप लोग यहाँ पर देखोगे। चलो, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। हाँ, अब हमने यहाँ पर एक चीज देखी कि सर यहाँ पर हमने देखा कि भाई एक तो हमने देखा गले में सूजन आना, फिर उसके बाद में आप लोग देखोगे आंख आना, फिर देखो जीभ का काला पड़ना एक और इसका सिम्टम है। जीभ जो है वो अगर किसी की काली पड़ रही है तो आप लोग यहाँ पर वो भी ध्यान देना कि भाई एक और सिम्टम मैंने आपको बता दिया, जीभ का काला पड़ना, जीभ का काला होना, जीभ का काला होना। तो जब जीभ काली होती है तो भी आप लोग देखोगे। उसके बाद अगर आप लोग यहां पर देखोगे इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन हिंदी में हम लोग कहेंगे आंत का संक्रमण, आंत का संक्रमण, ठीक है। तो ये आप लोग सारी बातें याद रखना जो कि मैंने आपको बताई, ये इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर के कारण खून पतला हो जाता है तरुण, जो टेम्परेचर है उसके कारण खून जो है हमारा क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं यहां से, अब आते हैं B3 पर। B3 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो B3 का नाम आपसे पूछा जाता है कि भाई B3 का नाम क्या है, तो B3 का नाम आप लोग याद रखना नियासिन। B3 का नाम क्या है, नियासिन है। तो ये आप लोग याद रखना। दूसरी चीज अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं, एक तो आपने देख लिया भाई B3 का नाम क्या है, नियासिन है। अगर वहीं पर आपको बताऊं ये जल घुलनशील है या वसा घुलनशील, तो आप लोग कहोगे ये भी सर जल घुलनशील है, जल घुलनशील है। तो ये भी आप याद रखना कि सर ये जो है जल घुलनशील विटामिन है। दूसरी चीज आप लोग देखो कि अगर B3 कम हो जाए, नियासिन अगर कम हो जाए तो समस्या क्या आएगी हमें। हाँ राहुल, जब अपन टंग पढ़ेंगे, जीप पढ़ेंगे, तब मैं आपको वहां पर बताऊंगा, क्योंकि जो आप लोग पूछ रहे हैं ना एकदम बीच में, वो थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। हाइट कैसे बढ़ाएं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा सब समय पर। जैसे पीयूष ग्रंथि पढ़ेंगे तो वहां से एक हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन, और वो ग्रोथ हार्मोन हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जीप पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि कैसे ये जो हमारी जो टेस्ट बर्ड होती है, स्वाद कलिकाएं होती है, टूट जाती हैं, तो इसमें क्रैक्स वगैरह हमें जो देखने को मिलते हैं। तो वो जब टॉपिक पर आएंगे ना, वहीं पर अपन लोग पढ़ेंगे सारी चीजें। यहां पर आप एक चीज ध्यान दो कि यहां पर हमने कहा कि B3 का नाम क्या हो गया, नियासिन हो गया। और अगर आप लोग यहां पर देखोगे,
अच्छा, फोर्थ वाला पॉइंट जो है ना, आंतों का संक्रमण, जैसे इसका आंतों का संक्रमण अगर आप लोग देखोगे, फोर्थ वाला पॉइंट मैं आपको बताता हूं आंतों का संक्रमण क्या है। जब हमारी आंतों में संक्रमण होता है, आंतों में इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया वगैरह कुछ वहां पर पहुंच जाता है, आंतों में छाले हो जाते हैं, तो जब आते अगर इन्फेक्टेड है ना, तो हमारा खाना पचता नहीं है, हमारा खाना टूटता नहीं है, वो कई छोटे छोटे पार्ट में टूटता नहीं, क्योंकि आप लोग देखो खाने को तोड़ने का, पचाने का जो काम है वो किसका है, आंत का। और अगर आंतों में इन्फेक्शन हो गया, आंतों में छाले हो गए, आंतों में जो है भैया बैक्टीरिया वायरस ऐसी चीजें आ गई, एस्केरेसिस आ गया, तो ये जब आ गए, एस्केरेसिस मतलब एक कीड़ा है, तो अगर ये सब चीजें आ जाती हैं आंतों के अंदर, तो फिर हमारा खाना ठीक से पचता नहीं है, पाचन नहीं होता, अपच की समस्या आती है आंतों के इन्फेक्शन में, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर याद रखना। अब यहां पर आप लोग एक चीज ध्यान दो कि B3 का नाम जो है वो है नियासिन, और B3 की कमी से अगर आप लोग देखोगे ना, तो सबसे पहले यहां पर क्या होता है, दस्त। सबसे पहले तो आप लोगों को जो है B3 अगर कम हो गए तो दस्त लग सकते हैं, डायरिया हो सकता है। दूसरा आप लोग देखो डेमेंशिया हो सकता है, और तीसरा आप लोग देखोगे कि डर्मेटाइटिस हो सकता है। तो यहां पर दस्त, आप सभी लोगों को मैं एक बात बता दूं कि दस्त बड़ी भयंकर समस्या है अपने देश की। कैसे सर? तो अगर मैं आपको बोलूं 1,000 बच्चों ने जन्म लिया अपने देश में, तो आप लोग देखोगे उसमें से अपना 5वां जो बर्थडे मनाते हैं, मतलब 1,000 बच्चों का जन्म हुआ और 5वां बर्थडे नहीं मना पाते हैं, कितने बच्चे, 37। और ये 37 बच्चे किस लिए मरे हैं? ये 37 बच्चे इसलिए मरे डायरिया की वजह से, दस्त की वजह से, क्योंकि आप लोग सारे के सारे जानते हैं डायरिया के अंदर आप लोग देखोगे हमारी बॉडी से जितने भी मिनरल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें बाहर हो जाती है। इवन आप लोग देखोगे दस्त में हमारे शरीर से पानी भी बाहर हो जाता है। और अगर आप यहां पर देखोगे कि जब पानी, खनिज, ये सब चीजें बाहर हो जाती तो वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाती है। और अगर संभाल नहीं किया जाए, ORS का घोल नहीं दिया जाए, चीजें जो है वो नहीं देखी जाए, तो आप लोग यहां पर देखोगे कि अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो गई, सारे के सारे खनिज चले गए, तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो ये मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश करी, ठीक है। सोर्स मैंने पहले ही बता दिया बंटी, सोर्स तुम लोग अलग अलग मत याद करना। सोर्स सारे बी कॉम्प्लेक्स के मैंने आपको पहले ही बता दिया कि B1 से लगाकर B12 के सारे सोर्स एक ही हैं। अनाज, उसके बाद अंकुरित अनाज, उसके बाद आप लोग देखोगे फिश, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया डेयरी प्रोडक्ट। तो ये सारे के सारे सोर्स हैं किसके, बी कॉम्प्लेक्स के। तो बी कॉम्प्लेक्स के सोर्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा सुरेंद्र। सॉल्यूशन के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि भाई अगर ये समस्या आ रही है हमें, तो डॉक्टर जो है बढ़िया से डायग्नोस करके फिर वो मेडिसिन लिखते हैं। तो वो मेडिसिन वाला पोर्शन है जो डॉक्टर जो है वहां पर लिखेंगे, ठीक है। अब आप लोग यहां पर देखो कि सर डायरिया, दस्त मैंने आपको बता दिया बड़ी खतरनाक समस्या है। उसके बाद इमोशंस, मेमोरी जो है लॉस हो जाना, उसको बोलते हैं डेमेंशिया। और डर्मेटाइटिस को हम लोग बोलते हैं चर्म रोग। तीन चीजें हो गई, और इन तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं D3 डिजीज। याद रखना, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, D3 डिजीज। इन तीनों को मिलाकर D3 डिजीज हम लोग बोलते हैं, और D3 डिजीज को ही हम लोग बोलते हैं, क्या आंसर होगा, पेलाग्रा। पेलाग्रा, तो पेलाग्रा के नाम से भी जाना जाता है। पेलाग्रा किसकी कमी से होता है, तो याद रखना B3 की कमी से। B3 की कमी से, B3 की कमी से, इसको ऐसे याद रख लेना D3 B3। तो B3 की कमी से आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। हाँ जी, याद रखना। हाँ, मिल्क जो है एक दिन में आपकी बॉडी के वेट के हिसाब से आपको पीना चाहिए, बॉडी के वेट के हिसाब से। और डिपेंड करता है मिल्क जो है वो आप कितना डाइजेस्ट कर पाते हैं। जैसे अब हर लोगों का कल्चर अलग है, और हर व्यक्ति का डिपेंड करता है कि भाई कितना अमाउंट में उसको लेना चाहिए। नॉर्मली जो आप लोग देखोगे कि भाई हमें जो मिल्क लेना चाहिए वो कितना लेना चाहिए एक दिन में, अगर आप लोग देखोगे तो नॉर्मली आप जो है भैया 100 ग्राम के आसपास, जो है भैया 150 ग्राम के आसपास इतना मिल्क दिन भर में ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब हरियाणा में चले जाओ तो वो आधा लीटर भी पी लेते हैं, 1 लीटर भी पी लेते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट करते हैं। तो डिपेंड करता है व्यक्ति कैसा है, पर्सन कैसा है। इसीलिए तो एक बढ़िया बैलेंस डाइट चार्ट के लिए हमें डॉक्टर से मिलना पड़ता है। सबसे पहले वजन देखेगा, हाइट देखेगा, फिर आपकी बॉडी में देखेगा, फिर ब्लड टेस्ट कराएगा, फिर देखेगा किस चीज की कमी है, उसके हिसाब से फिर वो पूरा की पूरा आपका डाइट प्लान बनाएगा, ठीक है। अब आप लोग यहां पर देखो कि सर दस्त तो हो गया, इसको हिंदी में भी हम लोग बोलेंगे डेमेंशिया। इसको याद रखना, हिंदी में भी हम लोग डेमेंशिया कहेंगे, ठीक है। तो डेमेंशिया ही कहेंगे। तो यहां पर आपने देखा जो है भैया डायरिया हो गया, डेमेंशिया हो गया और चर्म रोग हो गया, तीनों को मिलाकर हमने D3 का, D3 को हम लोग बोलते हैं पेलेग्रा। तो इसको हम पेलेग्रा बोलते हैं, याद रखना। विटामिन B3 की कमी से होता है पेलेग्रा, याद रखना, ठीक है। चलो, अब आप लोग यहां पर एक चीज देखना, सारे के सारे, अगर मैं आपको अगला यहां पर पॉइंट बताने की कोशिश करूं कि अगर ये तीनों कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए,
बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाए, तो ये तीनों कंडीशन जब बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाए ना, तो व्यक्ति की डेथ तक हो सकती है, डेथ तक हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। और अगर व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो फिर इसके अंदर देखो कितने डी हो गए, चार हो गए। एक डायरिया का हो गया, एक डेमेंशिया का हो गया, एक डर्मेटाइटिस का हो गया और एक डेथ का हो गया। तो यहां पर आप लोग देखोगे इसको एक और नाम से फिर जाना जाता है, इसको बोलते हैं D4 डिजीज। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ D4 डिजीज जो है वो किसे हम लोग बोलते हैं, तो D4 डिजीज हम लोग बोलते हैं किसको, आंसर होगा पेलेग्रा को। और ये किसकी कमी से होता है, तो ये भी आप लोग याद रखना B3 की कमी से होता है, ठीक है। हाँ, एक ग्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ज्यादा ज्यादा मिल्क भी बिल्कुल नुकसान, देखो कोई भी चीज बायो में अगर आप लिमिट से ज्यादा लेते हैं, अपने बॉडी वेट से ज्यादा लेते हैं तो वो नुकसान करेगी। खाना भी आप लिमिट में अगर खाते हैं तो बढ़िया है, अगर ज्यादा खाओगे तो एसिडिटी कॉज होगी। तो कोई भी चीज लिमिटेड अगर अमाउंट में आप लेते हो तो कोई बुराई नहीं है उससे, ठीक है। अब देखो डेमेंशिया में क्या होता है, डेमेंशिया में व्यक्ति को इमोशंस उसके जो है चले जाते हैं। इमोशंस को हम लोग देखो दो शब्द होते हैं, मैं आपको यहाँ पर दो शब्द बताऊंगा। सबसे पहले हमने डायरिया तो समझ लिया, अब डेमेंशिया को देखते हैं, उसके बाद में फिर हम चर्म रोग पर आएंगे। अगर बात करें सर यहाँ पर जो है कि भाई डेमेंशिया में, तो मैं आपके सामने दो शब्द लिख रहा हूं। एक शब्द मैंने आपके लिए लिखा फीलिंग, जिसको मैंने आपके लिए कहा भाव, और दूसरा शब्द मैंने आपके लिए लिखा इमोशंस। इमोशंस हिंदी में हम लोग कहेंगे भावनाएं। तो आप लोगों ने यहां पर दो शब्द देखे, फीलिंग और इमोशंस। जब इमोशंस लेस मतलब इमोशंस कम होते हैं तो फिर मेमोरी भी, याददाश्त भी कम होती है, दोनों चीजें कम होती है। अब कैसे, तो आप लोग मेरी बात समझना है यहां पर। अगर मैं आपको यहां पर बताने का प्रयास करूं तो आप सारे लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे कि भाई फीलिंग और इमोशंस में क्या अंतर है। और जब इमोशंस कम होते हैं तो मेमोरी, याददाश्त भी कमजोर होती है, और याददाश्त कमजोर होती है तो आप लोग देखो उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई उस बीमारी को हम डेमेंशिया बोलते हैं। अब आप एक बात सारे लोग ध्यान से सुनना, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई फीलिंग और इमोशन में क्या अंतर है, तो जैसे आप लोग यहां पर देखोगे, आप सारे के सारे लोग जो हैं वो, अगर आप लोग यहां पर देखोगे जो सारे के सारे लोग हैं, अब आप लोगों को मैं कहूं कि भाई 2 दिन तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, एक एक कमरे में तुमको बंद रहना है, तो तुमने बोला चलो सर ठीक है, बिल्कुल आपकी बात मान लेते हैं। 2 दिन तक तुमने कुछ भी नहीं खाया, ना पानी पिया, ना खाना खाया, कुछ भी नहीं खाया। अब मुझे बताओ 2 दिन बाद तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा, सिर्फ यही चल रहा होगा कि भाई किसी तरीके से हमको क्या मिल जाए, खाना मिल जाए, पानी मिल जाए। जैसे ही आप 2 दिन बाद गेट खोलोगे और आपको बाहर दिखाई दे विशाल भंडारा, शुद्ध घी, और वहां पर 56 व्यंजन, सारी चीजें अलग अलग वहां पर लिखी हुई है, और जो है कि आपने जैसे ही देखा तो आप जो है भैया, आप तो वहां पर जो एकदम आपके मन में एकदम चेहरे पर आपके एक स्माइल आ गई कि चलो यार बढ़िया यार, खाना और पानी सारी चीजें अपने को मिल गई। तो अब ये जो स्माइल आपके चेहरे पर आई है ना, ये है फीलिंग। फिर खाना खाने के बाद अलग अलग एक्सप्रेशन देंगे, अरे वाह यार मजा आ गया, ऐसा वैसा कुछ भी आप एक्सप्रेशन दोगे, तो फिर वो क्या होगा, वो इमोशंस होगा। उदाहरण के तौर पर समझो, रोने जैसा मुंह बनाना फीलिंग है, और रो देना इमोशंस है, कि भाई आंसू आने लग गए, अलग अलग जो है कि भैया एक्शंस आपके देखने को मिल रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं, चुप चुप रो रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप लोग यहां पर देखोगे कि ये मैंने आप लोगों को यहां पर बताया। तो अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि अगर मैं आप लोगों से यहां पर बताने की कोशिश करूं, तो आपने यहां पर एक चीज देखी कि सर फीलिंग प्राइमरी स्टेज है और इमोशंस सेकेंडरी स्टेज है। इमोशंस के अंदर आप लोग देखो कि जैसे आंसू आ रहे हैं, आप खिलखिला के हंस रहे हैं या सारी चीजें कर रहे हैं, इमोशंस हैं आपके। और अगर इमोशंस कम हो जाए तो आपकी याददाश्त कम हो जाएगी, इमोशन कम, याददाश्त कम, तो इसी बीमारी को डेमेंशिया बोलते हैं, इसको हम डेमेंशिया। अब आप लोग यहां पर देखो, डर्मेटाइटिस स्किन संबंधित बीमारी होती है, ठीक है। अगर आप यहां पर देखोगे स्किन संबंधित बीमारी है, और स्किन संबंधित बीमारी की अगर हम लोग बात करें तो आप देखोगे त्वचा संबंधित बीमारी बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। त्वचा पे रैशेस पड़ गए, त्वचा पे फंगस हो गया, तो बहुत सारी समस्या हो सकती, दांत दरार खुजली। लेकिन ये स्किन संबंधित बीमारी भी कई बार किसकी कमी से हो जाती है, B3 की कमी से हो जाती है, तो आप लोग यहां पर ये भी याद रखना। तो ये सब को मिलाकर D3 D4 बोलते हैं, पेलेग्रा के नाम से इसे जानते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हमारा जो सेशन है उसको आगे लेकर चलते हैं। तो B3 के अब हम लोग सिम्टम्स देखते हैं कि भाई B3 के सिम्टम्स क्या होंगे। अगर B3 कम हो गया हमारे शरीर में तो जो है हमें क्या जो है वो देखने को मिलेगा। तो भाई B3 अगर कम हो जाए ना, तो हृदय का जो आकार है वो बढ़ने लगता है। इसके सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूं। अगर B3 कम हो गया तो सबसे पहला आप लोग जो देखोगे वो देखोगे इंक्रीज हार्ट साइज।
इंक्रीज ऑफ द हार्ट साइज, इंक्रीज ऑफ द हार्ट साइज, हृदय का आकार बढ़ने लगता है, हृदय का आकार जो है वो बढ़ने लगता है। आप सारे लोग जानते हैं कि हृदय का जो हमारा आकार होता है वो अगर आप लोग देखोगे उसका वेट जो होता है वो 300 ग्राम होता है, तो वेट बढ़ने लगे उसका, तो उसके कारण आप लोग देखोगे यहाँ पर ये हमें समस्या हो सकती है। कौन सी सिम्टम्स हो सकते हैं किसके, कि भाई B3 की कमी से ये हमें लक्षण जो है वो देखने को मिल सकते हैं। आप लोग देखोगे B3 की कमी से और क्या हो सकता है, B3 की कमी से आप लोग देखोगे स्वेलिंग ऑफ टंग, स्वेलिंग ऑफ, आप लोग देखोगे स्वेलिंग ऑफ नेक, नेक हिंदी में हम लोग कहेंगे गले में सूजन, गले में सूजन। उसके बाद आप लोग यहां पर देखोगे अगला जो होगा वो होगा स्वेलिंग, स्वेलिंग ऑफ टंग, स्वेलिंग ऑफ टंग हिंदी में हम लोग कहेंगे जीभ में सूजन, जीभ में सूजन, ये भी आप लोग याद रखना। एक और इसका सिम्टम्स है वो है बाल्डनेस, बाल्डनेस, और बाल्डनेस को हम लोग हिंदी में कहेंगे गंजापन। तो ये बी कॉम्प्लेक्स की कमी से भी हो सकता है, और बी कॉम्प्लेक्स में किसके, B3 की। बाल्डनेस के मैंने आपको कई बार बताया बहुत सारे कारण है, बाल्डनेस के बहुत सारे कारण है, आप लोग याद रखना, बाल्डनेस के बहुत सारे कारण है। और अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि भाई गंजेपन के बहुत सारे कारण है, तो उसमें से आप लोग देखो कि एक कारण ये भी है कि B3 अगर कम हो जाए तो ये सारी चीजें होगी, ठीक है। हाँ, वेट अगर बढ़े तो मैं बताऊंगा, अभी आपके आगे बताऊंगा वेट बढ़ना कम होने के पीछे क्या कारण है, सारी चीजें, ठीक है। लेकिन तुम लोग आगे आगे मत चलो, आगे जब हम चलेंगे तो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उपचार के लिए भाई हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अगर हमें समस्या आती है, सिम्टम्स आते हैं और ये सारी चीजें होती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना है सीधा, और डॉक्टर जो है हमें ट्रीटमेंट देगा, कि हमारे डॉक्टर हमें बताएगा। क्योंकि देखो उपचार इसलिए नहीं आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलता है कि उपचार हर एक पर्सन का अलग अलग हो सकता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है भैया 50 किलो का है तो उसको टेबलेट लगेगी भाई जो है कम एमजी की लगेगी, 300-400 एमजी में भी उसका काम हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति 100 किलो का है तो उसको फिर टेबलेट जो है वो 600-700 एमजी की लगेगी। तो डॉक्टर वजन देखकर, व्यक्ति को देखकर, इसीलिए तो भैया ट्रीटमेंट जो है वो किसके हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में है। वरना ठीक है फिर, वरना तो तुम लोगों को अगर मैं सॉल्यूशन बताया तुम लोग बोलते हैं हाँ भाई सॉल्यूशन ये है, ये टेबलेट खा लो, बात खत्म है। लेकिन कुछ चीजों का सॉल्यूशन हम देख सकते हैं, सभी का नहीं, सभी के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से, अगला विटामिन हम लोग पढ़ते हैं, और अगला विटामिन अगर आप लोग देखोगे B5। तो अगला जो हमारा विटामिन है उसका नाम है B5। B5 का केमिकल नेम अगर आप लोग देखोगे तो वो है पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक इसका नाम है। वहीं पर आप लोग देखो ये जो है विटामिन अगर आप लोग देखोगे B5 जो है, इस B5 की बात करें तो ये भी वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है, हिंदी में हम लोग कहेंगे जल घुलनशील है, जल घुलनशील है, ठीक है। और अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि अगर मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूं कि भाई विटामिन B5 अगर कम हो जाए तो क्या होगा, B5 अगर कम हो जाए तो आप लोग यहां पर देखोगे बाल जो है वो क्या होने लगते हैं, सफेद, बालों का सफेद होना, बालों का सफेद होना। दूसरा आप लोग देखोगे बांझपन, बांझपन, इनफर्टिलिटी। उसके बाद बर्निंग फिट सिंड्रोम, मतलब पेलों पैरों में जलन होना, पैरों में आप लोग देखोगे जलन होना, पैरों में जलन होना। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स है किसके, कि हमारी बॉडी में किसकी कमी हो गई, हमारी बॉडी में आप लोग देखोगे B5 की हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गई, कमी हो गई। तो जब भी B5 की कमी होती है तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। हाँ वो बीमारियों में पड़ेंगे लोग, कुछ बीमारियों में पड़ेंगे, सफेद दाग क्यों होते हैं बीमारियों में पड़ेंगे। तुम लोग आगे आगे बहुत भागते हो सारे के सारे, है ना, तुम सारे के सारे जो हैं बदमाश हो सारे के सारे, इतनी जल्दी जल्दी क्यों भागते हो। हम लोग जब पढ़ेंगे आगे तो उसमें देखेंगे। अब देखो बालों का सफेद होने का एक कारण तो बी कॉम्प्लेक्स है, कि बॉडी में अगर B5 कम हो रहा है तो आप लोग देखो कि उससे बाल जो है सफेद होने लगते हैं। वहीं पर अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, अगर मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूं तो आप यहाँ पर एक और बात ध्यान देना
कि बालों का सफेद होने का कारण एक स्ट्रेस भी है, तनाव भी है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं, तो उसके कारण भी आपके बाल जो है वो कैसे हो सकते हैं, सफेद हो सकते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो उससे भी बाल क्या होते हैं, सफेद होते हैं। दूसरा आप लोग देखो कि इनफर्टिलिटी, बांझपन का मतलब क्या होता है। इनफर्टिलिटी का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, बांझपन का मतलब क्या होता है, तो आप यहां पर एक बात समझना। जैसे मान लो कि भाई आपके दादा हैं, दादा से फिर आपके पिताजी हैं और फिर आप हैं। तो दादा की संतान आपके पिताजी की संतान जो है भाई आपके जो आपके दादाजी की संतान आपके पिताजी, पिताजी की संतान आप। तो आप लोग देखो ये एक जनरेशन आगे बढ़ रही है। अब मान लो आपकी संतान हो ही ना, आपकी शादी हो, आप जो है कि भैया आप जो है कि भाई आपकी शादी हो, और शादी होने के बाद में आपकी संतान आए ना। अब जरूरी नहीं कि बांझपन केवल मेल को हो, फीमेल को भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि केवल फीमेल को हो, मेल को भी हो सकता है। तो ये दोनों में से किसी एक के कारण जो है पीढ़ी का आगे ना बढ़ पाना, इसी को हम लोग बोलते हैं बांझपन, कि बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं। दोनों के कारण हो सकता है, मेल के कारण भी हो सकता है, फीमेल के कारण भी हो सकता है। तो ये बात आप लोग यहां पर याद रखना। अब आपको यहां पर मैं एक बात बताऊं, ठीक है। चलो। हम्म। हाँ, विटामिन ई की कमी से भी हमने पढ़ा है कि विटामिन ई की कमी से भी बांझपन होता है। वैसे ही आप लोग देखो कि बी 5 की कमी से भी बांझपन होता है। फिर उसके बाद पैरों में जलन होना, ये भी एक सिंड्रोम बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस में जलन होना, तो आप यहां पर देखोगे पैरों में जलन होना। अब पैरों में जलन होने की अगर हम लोग बात करें, जिसे बर्निंग फिट सिंड्रोम बोल रहे हैं या टिगलिंग सिंड्रोम बोल रहे हैं। अब ये बर्निंग फिट सिंड्रोम या टिगलिंग सिंड्रोम ये क्या होता है, तुमने देखा होगा घर में, जैसे ये समस्या शुगर के पेशेंट में भी आपको देखने को मिलेगी, कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनमें भी समस्या मिलेगी। इस समस्या में क्या होता है, इस समस्या में आप लोग देखो ये होता है कि भाई पैर जो है वो जलने लगते हैं। तो पैर जो हैं वो क्या होने लगते हैं, पैर जलने लगते हैं। तो फिर जो हमारे घर में जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, और कोकोनट ऑयल ऑयल से मालिश मालिश कराते हैं पैरों में, तलवों पर। जो पैर होते हैं ना हमारे, उनके जो तलवे होते हैं, यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा निकलती है। इसी को बोलते हैं बर्निंग फिट सिंड्रोम, कि भाई इतनी हीट निकल रही है, ऐसा लग रहा है जल रहे हैं। तो इसको बर्निंग फिट सिंड्रोम, फिर कोकोनट ऑयल वगैरह जो लगाकर उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ये भी किसकी कमी से होता है, बी 5 की कमी से, पेंटोथेनिक की कमी से होता है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोर्स सभी के सेम है ना, चाहे वो B1 हो, B3 हो। मैंने आपको पहले ही सोर्स लिखा दिए। B1 से लगाकर B12 तक के आप सारे सोर्स जो है ये याद रखना, कि भाई अगर सोर्सेस की अगर हम बात करें तो B1 का सोर्स क्या होगा, B1 से लगाकर B12 का सबका अनाज, अंकुरित अनाज, डेयरी प्रोडक्ट और फिश, ये सारे के सारे सोर्स होंगे, ठीक है। ठीक है, चलो भाई। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। हार्ट का आकार बढ़ने से इरिटेबल आता है, सांस फूलने लगती है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाता, एनर्जी नहीं रहती, कमजोरी बनी रहती है। तो ये हार्ट के आकार बढ़ने से समस्या होती है। और हार्ट का आकार का अभी तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, कि भाई हार्ट का आकार अगर बढ़ गया तो क्या उसका सॉल्यूशन से उसको कम किया जाए। तो ये अभी कोई परमानेंट सॉल्यूशन हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। चलो अब आ जाओ इधर। अब आते हैं B5 में। आप लोग देखोगे कि सर जो B5 है ना, ये अगर आप लोग देखोगे तो ये एक और इसका काम मैं आपको बताऊं, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य मैं आपको बताता हूं, कि भाई इसका कार्य, इसका फंक्शन अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो इसका कार्य है हार्मोन को उत्सर्जित करना। हार्मोन को उत्सर्जित करना, ये हार्मोन को निकालता है। हार्मोन क्या होता है, हार्मोन अगर आप लोग देखोगे हमारी बॉडी के अंदर केमिकल होते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनको हम लोग हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन जैसे आप लोग देखोगे सेरोटोनिन हो गया, जैसे एक केमिकल डोपामाइन हो गया, तो ये केमिकल होते हैं हमारी बॉडी में। और हार्मोन जो होते हैं ना वो किसके बने होते हैं, तो आप लोग यहां पर याद रखना, हमारी बॉडी में हार्मोन, पूरा की पूरा हमारा टॉपिक है ग्रंथि, उस ग्रंथि के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका काम आप लोग याद रखना कि ये हार्मोन को उत्सर्जित करता है, हार्मोन को निकालने में मदद करता है। कौन, आंसर होगा B5। तो B5 आप लोग याद रखना, हार्मोन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। इसके अगर आप लोगों से भाई सिम्टम्स पूछे जाएं कि इसकी कमी हो जाए तो हमें क्या जो है सिम्टम्स, लक्षण जो है सबसे कॉमन देखने को मिलते हैं, कि अगर B5 जो है वो कम हो जाए हमारे शरीर के अंदर, तो इसके सबसे कॉमन सिम्टम जो है ना, शरीर में झंझनाहट होना, शरीर में झंझनाहट,
शरीर में झंझनाहट होना, सेंसोडाइन ऑफ बॉडी, तो शरीर में झंझनाहट होती है इसके कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले विटामिन पर आते हैं। अगला विटामिन है B6। तो अब B6 को हम लोग यहां पर देखते हैं, और अगर B6 की बात करें तो सबसे पहले तो B6 का नाम क्या होगा? B6 का नाम होगा पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन इसका नाम होगा B6 का। दूसरी चीज आप लोग यहां पर देखोगे कि सर ये भी कैसा है, तो ये भी आप लोग देखोगे जल घुलनशील है, क्योंकि सारे के सारे बी कॉम्प्लेक्स जो है वो वाटर में घुलने वाले विटामिन है। जल घुलनशील है, जल घुलनशील है। सबसे पहला इसका काम, इसका फंक्शन अगर हम लोग यहां पर देखें कि भाई इसके कार्य अगर हम लोग यहां पर देखें, इसके कार्य अगर हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करें, इसके कार्य अगर मैं आपको बताऊं तो इसका कार्य में सबसे पहला आप लोग यहां पर देखो, सबसे पहला है आरबीसी का निर्माण। आरबीसी के निर्माण में मदद करना। आरबीसी के निर्माण में क्या करना? मदद करना, मदद करना। तो याद रखना, आरबीसी के निर्माण में ये क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है। यहां पर मैं लिख देता हूं हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, यहां पे लिख दिया हेल्प। ठीक है, आरबीसी के निर्माण में सहायता करना। सहायता करना, तो आरबीसी के निर्माण में सहायता करता है ये। तो कौन सा है? आंसर होगा B6। दूसरा आप लोग देखो, स्टोर फैट, संचित वसा। स्टोर फैट हिंदी में हम लोग कहेंगे संचित वसा। स्टोर फैट को ये वापस से किस में बदलता है? शुगर में। स्टोर फैट को ये वापस से किस में बदलता है? शुगर में, शर्करा में बदलता है। अब एक बात आप लोग सारे के सारे यहां पर समझना, ठीक है? हार्मोन सारे पढ़ेंगे अपन, हार्मोन पूरे पढ़ेंगे, ग्रंथियां पढ़ेंगे, एक एक हार्मोन को जानेंगे कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं, क्या इनके काम होते हैं, सारी चीजों को हम लोग पूरा व्यवस्थित पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर आप लोग एक बात समझना कि संचित वसा को शुगर में कैसे। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप लोग सारे के सारे बताओ, एक दिन में आपको कार्बोहाइड्रेट कितना खाना चाहिए? बताओ सारे के सारे। अगर आपसे यहां पर पूछा जाए कि भाई एक दिन में आपको कार्बोहाइड्रेट कितना खाना चाहिए, बताओ। एक दिन में अगर आपसे पूछा जाए कि एक दिन में आपको कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए? हाँ, ज्यादा देर बैठने से जो झंझनाहट आती है ना, वो तो नॉर्मल है कि हम अगर बैठे हैं ज्यादा लंबे समय तक तो झंझनाहट वो नॉर्मल इसलिए है कि उस समय हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो रुक जाता है, वो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता। दूसरा, हमारी जो नर्व होती है, जो हमारी तंत्रिका होती है, उसमें भी इफेक्ट आता है, तो उसके कारण जो सर्कुलेशन के कारण जो है वो हमें झंझनाहट आती है, तो वो एक नॉर्मल बात है। बहुत बढ़िया, विनीत आर्यन, विनीत आर्यन। उसके बाद अगर आप लोग यहां पर देखोगे, अभिषेक, अनुराधा, रॉक, मयूर, हरीश बिहार का लाडला, कैसा नाम है भैया आपका? राहुल, मोहित, शिवानी, रिजवान, अतुल, रूबी, आप सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, सारे लोगों ने, कि सर एक दिन में हमें जो कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए ना, वो हमें खाना चाहिए 300 से 400 ग्राम। तो आप सभी लोगों ने यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया कि सर एक दिन में हमें 300 से 400 ग्राम खाना चाहिए। लेकिन तुम लोग कहाँ मानने वाले हो भैया? तुम लोगों के घर अगर दाल बाटी बनी, आपका फेवरेट खाना अगर कोई सा बना, तो आप लोग देखोगे कि तुम लोग कहाँ मानने वाले हो। तुम लोग जो है कि अगर तुम्हारे घर शाही पनीर बना है, या आप लोग देखो दाल मखनी बनी है, कुछ भी आपके यहाँ स्पेशल बना है, तो आप मानने वाले कहाँ हो? आप बोलोगे कि भाई जमील सर अभी थोड़े समय के लिए साइड में हो जाओ, क्योंकि अब हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले, हम 300-400 ग्राम पे रुकने वाले नहीं है। आज तो हम कार्बोहाइड्रेट बहुत जमकर खाएंगे, मिठाई भी खाएंगे, सारी चीजें खाएंगे, और एक्सिस अमाउंट में खाएंगे। तो मुझे बताओ, कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है शुगर, और शुगर जो है अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा जाएगी, तो वो एक्स्ट्रा जो शुगर है वो एक्स्ट्रा हमारे शरीर में जो है कि भैया नुकसान पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी? पहुंचाएगी। तो अब देखो शुगर को कौन कौन कंट्रोल करता है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई शुगर को कौन कौन कंट्रोल करता है, तो आप यहां पर देखना, शर्करा। शर्करा की अगर हम बात करें, शुगर की अगर हम बात करें, तो शुगर को कौन कौन कंट्रोल करता है? शुगर को यहां पर अब मैं आपको बता रहा हूं हार्मोन, एक हार्मोन मैंने यहां पर बताया इंसुलिन। इंसुलिन, और ये इंसुलिन कहां से निकलता है? ये हमारे अग्नाशय से, अग्नाशय से निकलता है, पेनक्रिया से निकलता है। दूसरा हार्मोन जो शुगर को कंट्रोल करता है, वो अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो उसका नाम है, आप लोग देखोगे क्या, उसका नाम है ग्लूकागन।
ग्लूकागन, इसको हिंदी में भी हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में भी हम लोग ग्लूकागन ही बोलते हैं, ग्लूकागन या ग्लूकाजन, ग्लूकाजन। अब आप लोग यहां पर देखोगे ये कहां से बनता है, तो ये भी आप लोग देखोगे पेन क्रिया अग्नाशय से ही बनता है। उसके बाद तीसरा हार्मोन अगर आप लोग देखोगे तो उसका नाम है कॉर्टिजोल, कॉर्टिजोल, और इसको हिंदी में भी हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टिजोल ही बोलते हैं। और ये कहां से बनता है, तो हमारी किडनी के ऊपर छोटी सी ग्रंथि है जिसको बोलते हैं अधिवृक्क, तो किडनी के यहां से ये निकलता है कौन सा, कॉर्टिजोल। ठीक है भाई। हाँ, अब आपने यहां पर एक चीज देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके शरीर में अगर एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट गया या एक्स्ट्रा शुगर गई, तो अगर आपके शरीर में एक्स्ट्रा शुगर गई ना, एक्स्ट्रा शर्करा गई, कि आपने कंट्रोल नहीं किया, तो ये एक्स्ट्रा शुगर जो है किस में कन्वर्ट होगी, फैट में, और फैट में कन्वर्ट करेगा इंसुलिन। फैट मतलब आप लोग देखो वसा, वसा चर्बी हम लोग बोल सकते हैं कि आप मोटे होने लगोगे, आपका वेट बढ़ने लगेगा। तो ज्यादा खाने से मोटे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बस शर्त यह है कि आपका खाना जो है प्रॉपर डाइजेस्ट हो। प्रॉपर डाइजेस्ट अगर नहीं होगा, ठोस गंदगी के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता रहेगा, तो फिर कितना ही खाते रहो आप मोटे नहीं होंगे। लेकिन अगर डाइजेस्ट भी हो रहा है प्रॉपर, अवशोषित भी हो रहा है खाना, तो फिर आप लोग देखोगे आपका वेट बढ़ने लगेगा इसके कारण। ठीक है। दूसरा आप लोग देखो, ग्लूकागन उल्टा काम करता है। उल्टा काम क्या करता है, ये फैट जो होता है, जो शुगर से फैट बना है, इस फैट, इस वसा को ये फिर से आप लोग देखोगे किसमें कन्वर्ट कर देता है, तो ये फिर से कन्वर्ट कर देता है किसमें, आंसर होगा शुगर में। तो ये फिर से शुगर में कन्वर्ट कर देता है, शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहां पर देखा कि एक्स्ट्रा शुगर जो है फैट में कन्वर्ट हुई, और फैट जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ, शुगर में कन्वर्ट हुआ, शर्करा में कन्वर्ट हुआ। ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहां पर देखा। अब जैसे भाई जब हम उपवास के समय होते हैं, रोजे रखते हैं, तो उस समय आप लोग देखोगे उस समय हम कुछ खाते नहीं है फास्टिंग के समय। और जब कुछ नहीं खाते हम फास्टिंग के समय, तो फिर हमें एनर्जी कहां से मिले, तो हमें एनर्जी मिलती है किससे, वसा से। तो उस समय आप लोग देखोगे हमें वसा से एनर्जी मिलती है। हाँ, वसा से एनर्जी मिलती है। देखो जो क्लास आपकी अनिल जो छूट चुकी है, उसको आप जो है ना, आप रिकॉर्डेड सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास मिलेगी, ब्लड मिलेगा, फिर परिसंचरण तंत्र आपको मिलेगा, फिर उसके बाद पोषक तत्व मिलेंगे, तो वहां आपको सारी मिलेगी। ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बोला। अब दूसरा आप लोग यहां पर देखो, कॉर्टिजोल की अगर हम बात करें, तो कॉर्टिजोल क्या करता है, एक्स्ट्रा प्रोटीन जितना भी होता है, जितना भी हमारे शरीर में एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है, जितना भी एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन जो है वो अगर आप लोग देखोगे वो किस में कन्वर्ट होता है, वो शुगर में कन्वर्ट होता है, वो शुगर में, शर्करा में कन्वर्ट होता है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया। अब यहां पर जो ग्लूकागन का काम है ना, वही काम किसका है कि संचित वसा को ये शुगर में कन्वर्ट करने का काम किसका है, विटामिन B6। तो विटामिन B6 का ये काम मैंने आपको बताया कि ये संचित वसा जो है उसको किस में कन्वर्ट करता है, उसको आप लोग यहां पर देखोगे शुगर में कन्वर्ट करता है। हाँ जी अंकित, बिल्कुल फास्टिंग में हूं मैं। ठीक है ना। हाँ, चलो तो आपने यहां पर देखा, तो जो फास्टिंग में होते हैं उस कंडीशन में स्टोर फैट से वो किस में कन्वर्ट होता है, शुगर में कन्वर्ट होता है। रेगुलेशन ऑफ ब्रेन ब्रेन, और आप लोग देखो स्लीपिंग पैटर्न, इसका एक और काम है फॉर्मेशन ऑफ ड्रीम, फॉर्मेशन ऑफ ड्रीम, फॉर्मेशन ऑफ द ड्रीम, फॉर्मेशन ऑफ द ड्रीम, हिंदी में हम लोग कहेंगे स्वप्न का, स्वप्न का आप लोग देखोगे स्वप्न के निर्माण में सहायता करना, स्वप्न के निर्माण में, निर्माण करना, स्वप्न का निर्माण करना। तो आप लोग देखो स्वप्न का क्या करना भाई, निर्माण, स्वप्न का निर्माण। तो ये दोनों चीजों में ये भूमिका निभाता है। अब ड्रीम कैसे बनता है, जो अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि भाई ड्रीम, सपना कैसे बनता है, अगर आप यहां पर देखोगे कि भाई ड्रीम, अगर आप यहां पर देखोगे कि भाई सपना कैसे बनता है, तो सपना जो बनता है ना वो कैसे बनता है, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि ड्रीम का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो भी हम दिन भर सोचते हैं, जो भी हम दिन भर क्रियाकलाप करते हैं, बस उसी से हमारा पूरा की पूरा क्या बनता है, ड्रीम बनता है। ठीक है। हाँ, तो ये मैंने आपको यहां पर बताया कि कैसे ये पूरा की पूरा होता है। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। हाँ, फास्टिंग करने पर बेली फैट जाता है, लेकिन फिर आपको एक डाइट जो है कि भैया फिजिशियन से भी मिलना पड़ेगा। डाइट जो फिजिशियन है उससे भी मिलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका ब्लड टेस्ट करेगा, देखेगा कौन सी चीज ज्यादा है कौन सी चीज कम है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पर जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है।
हाँ, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब आप लोग देखो, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ड्रीम फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, B6 जो है वो यहाँ पर करता है। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करो। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने, गाय का दूध पीला जो है वो किस विटामिन के कारण होता है? बताओ भाई, ऑप्शन A B C D आपके पास में है, बताओ सारे के सारे। बताओ भाई सारे के सारे, गाय का दूध जो पीला है वो किस विटामिन के कारण होता है? बहुत बढ़िया, आप सभी के अब आंसर आना शुरू हो गए कि सर यहां पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी या विटामिन B3 लगाया है, वो B2 लगाया है, वो सारे के सारे करेक्ट हैं। क्योंकि B2 जो आप लोग देखोगे, B2 की अगर हम लोग बात करें तो B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। हमने पढ़ा है B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। तो B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, और राइबोफ्लेविन के कारण आप लोग देखोगे जो काऊ का मिल्क है वो कैसा होता है, येलो होता है। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन बताओ, कोबाल्ट युक्त विटामिन कौन सा है? कोबाल्ट युक्त विटामिन कौन सा है? B4, B6, B9, B12। बताओ भाई, कोबाल्ट युक्त विटामिन कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए कि कोबाल्ट युक्त विटामिन जो है वो हमारे शरीर में कौन सा होगा, तो आपके आंसर का इंतजार है। बताओ भाई सारे के सारे यहां पर बताओ, कोबाल्ट युक्त विटामिन जो है वो कौन सा होगा? तो आप सभी लोगों को पता है, बिल्कुल आपके आंसर अब आना शुरू हो चुके हैं कि सर B12 जो है हमारा यहां पर करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है B12 का नाम है साइनो कोबालामाइन। साइनो कोबालामाइन, तो यह साइनो कोबालामीन, साइनो कोबाला, साइनो कोबालामीन जो है सर यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग सारे के सारे। अगला क्वेश्चन, सारे विटामिन का अच्छा सोर्स जो है वो कौन सा? कि भाई सारे विटामिन का अच्छा सोर्स जो है वो कौन सा फल है? सारे विटामिन का अच्छा सोर्स बताना है। आम, अनार, पपीता, कीवी। बताओ भाई, आम, अनार, पपीता, कीवी। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, स्टूडेंट को दो चीजें अपने जीवन में करनी चाहिए। एक ये कि आप पानी अच्छा पियो, पानी खूब पियो, क्योंकि पानी अगर आप पियोगे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, तो आपके चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो भी रहेगा। क्योंकि आपको पता है एक दिन में आप लोग देखोगे 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है, 1 से 1.5 लीटर लार बनती है, 3 लीटर। और यूरिन, और आप लोग देखोगे कि इसमें लगभग मैं कह सकता हूं कि भाई 95 से 99% जो इसमें क्या होता है, पानी होता है। लार में तो आप देखोगे 99% क्या होता है, पानी होता है। तो पानी की आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत ज्यादा है, और गर्मी के समय तो बहुत ज्यादा होगी। तो बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया कि पपीता जो है सर ये बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। तो अपने दैनिक जीवन में आप सभी लोग पपीता को शामिल करिए। कारण यह है कि पपीता बहुत अच्छा सोर्स है किसका, सारे विटामिन का। इसके अंदर सारे विटामिन आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो पपीता है ये सारे विटामिन का अच्छा सोर्स है। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे, सल्फर युक्त विटामिन है। मतलब आपसे ऐसा पूछा जा रहा है सल्फर युक्त, और सल्फर युक्त विटामिन मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई B1 जो है, इसका नाम अगर आप लोग देखोगे तो इसका नाम है थायमीन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है थायमीन। और थायमीन जो है, इसमें थाया जो शब्द है ना, ये थाया शब्द जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है सल्फर को। तो भाई ये सल्फर युक्त विटामिन है, इसके अंदर सल्फर होता है। विटामिन B1 जो है हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। B1 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, विटामिन D जो है वो हमारा हार्मोन की तरह कार्य करता है। जो हमारा सनशाइन विटामिन है, कैल्सीफेरॉल जो है वो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, वो जो है आप लोग देखो जो हमारा हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। तो ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराए। अब आप लोग यहाँ पर एक बात देखो, सारे के सारे मेरी बात ध्यान से सुनना।
अगर मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ तो अब हमारी जो क्लास है वो आप लोग देखो यूट्यूब पर है 3 बजे, जिसमें हम लोग बढ़िया बढ़िया जो रेलवे के आए हुए क्वेश्चन है पुराने उसके साथ हम लोग मिलेंगे। तो 3 बजे आप यूट्यूब पर जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं भैया 3 बजे एक बार फिर से हम लोग यूट्यूब पर। तो आज का जो हमारा सेशन है उसको यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, जय हिंद।